ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, कल केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जा रहा है। इस बजट को लेकर प्रदेश के किसान साथी क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, ये जानने के लिए दूरदर्शन की टीम पहुंची है जयपुर जिले के गांव भैराना में। यहां पर हम जानेंगे किसानों के अनुभव, किस तरह से किसान इस बजट को देख रहे हैं, चाहे वो कृषि का गौ संवर्धन का क्षेत्र हो या फिर पशुपालन का या कृषि का जो आधारभूत ढांचा है उसमें किस तरह से विकास हो सकता है। अलग अलग उनके अनुभव होंगे, अलग अलग उनकी उम्मीदें होंगे। आइए जानने के लिए मिलते हैं किसानों से। आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले आम बजट की कृषि अपेक्षाओं को लेकर। इस समय हमारे साथ हैं राजस्थान के जाने माने प्रगतिशील और 11-12 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित ऐसे किसान जो वाकई अपने आप में एक मिसाल हैं, सुरेंद्र अवाना जी। अवाना जी, आप क्या सोचते हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में देसी गौवंश पर आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो केंद्र सरकार के बजट में आपकी क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है, क्या कुछ नया होना चाहिए गौपालन की दृष्टि से, ये बताइए आप। राम राम साहब, जहाँ तक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात है, राजस्थान के किसान पशुपालक बहुत तकदीर वाले हैं कि जो सबसे ज़्यादा भारत में दूध देने वाली गायें हैं, 4-5 ब्रीड, वो सारी राजस्थान में पाई जाती हैं। और इसके नस्ल सुधारने और संवर्धन करने के लिए बहुत स्कोप है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 18 में सेक्स सॉर्टेड सेमन की हमें परमिशन दी और 19 में 2-3 कंपनियों ने ये बनाना शुरू किया और इस फार्म पे हमारे 20 में सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि 300 बछड़ियाँ अभी तक पैदा हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो गायों के दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, यानी 10 लीटर वाली गाय के अगर सेक्स सॉर्टेड सीमन अच्छे बुल के यूज़ करेंगे तो वो 15-20 लीटर तक जाएगी। तो इससे क्या किसान की दूध उत्पादन बढ़ेगा। नंबर 2, नस्ल सुधरेगी। जो हमारी नस्ल बिगड़ी हुई है, जिसको हम रेंडी बोलते हैं, अगर ओरिजिनल गिर का लगेगा सीमन तो वो नस्ल बहुत अच्छी गिर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि किसान की इनकम जो 50,000 की गाय बिकती है वो 1 लाख की बिकेगी। और तीसरा फ़ायदा होगा कि सेक्स सॉर्टेड सीमन से जैसे एक किसान के 10 गाय ब्याती है, 5 बछड़े 5 बछड़ी, हमारे फार्म पर 10 की 10 बछड़ी आती हैं, तो 2.5 साल में हमारे यहाँ 10 गाय बनेंगी, तो दूसरे किसानों से इनकम ज़्यादा होगी। तो मेरे यहाँ ये हो रहा है कि 2 गुना 4 गुना नहीं, 6 से 8 गुना तक इनकम हो रही है, क्योंकि दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, नस्ल सुधर रही है और बछड़ियाँ ही पैदा हो रही हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, ये आवारा पशु नाम जो शब्द है ये हट जाएगा, क्योंकि बछड़े पैदा नहीं होंगे, सिर्फ 5% पैदा होंगे जितने की हमें बुल चाहिए। और दूसरा, हर गाय जब 10-15 लीटर वाली बन जाएगी तो कोई भी किसान है उसको रोड पे या गांव में नहीं छोड़ेगा। तो ये आवारा पशु नाम के शब्द खत्म हो जाएंगे। इसलिए डबल इंजन सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन अभी तक किसानों को नहीं मिलने लगा है, तो आगामी बजट में सेक्स सॉर्टेड सीमन किसानों को रियायती दर पे पूरे राजस्थान में देंगे तो मैं समझता हूँ कि किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, आवारा पशु नाम के ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमारी जो गौशाला नंदीशाला सरकार खोल रही है, इनके बजट के अंदर भी 5 या 10 साल में ये सब नंदीशाला और गौशाला है ये आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आवारा वो बछड़े होंगे ही नहीं, 2 लीटर वाली गाय रहेंगी ही नहीं, तो ये सब ख़त्म हो जाएगी। तो उस पैसे को सॉर्टेड सीमन में यूज़ करें। और बजट की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेस का पैसा रखा हुआ है, बस थोड़ा सा सरकार को सोच के और एनडीडीबी भारत सरकार से बात करके सॉर्टेड सीमन जल्दी लिया जाए, क्योंकि इसके यहाँ हमारे फार्म पे जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में वापस पशुपालक है उसकी इनकम भी बढ़ेगी और दूध की नदियाँ, जो हमारे पहले दूध की नदियाँ बहती थी, वो पुनः दूध की नदियाँ बहने लग जाएंगी। ये मेरा सरकारों से कहना है कि सॉर्टेड सीमन जल्दी उपलब्ध करवाएं। अब आइए जानते हैं कि आम बजट में उद्यानिकी विकास के लिए क्या कुछ होना चाहिए। हमारे साथ हैं क्षेत्र के एक प्रगतिशील बागवान किसान रामेश्वर जी गोरा। रामेश्वर जी गोरा, आप क्या सोचते हैं कि इस बजट में बागवानी को लेकर, क्योंकि आप बागवानी करते आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन की दिशा में कुछ नया हो, सरकार कुछ नया लेकर आए आपके लिए, इस दिशा में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विजन है और आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से किसानों की? ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक को बेचिए कहाँ पे, इसका मोल या फिर इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गवर्नमेंट ने, यूनिट बनाए तो इसमें किसान अपने आप उसका मूल्य भी बढ़ा सकता है। और ऑर्गेनिक पे ध्यान भी पूरा देना चाहिए। ऑर्गेनिक कर रहे हैं भी, हम खुद कर रहे हैं ऑर्गेनिक, बहुत से बागवान यहाँ पे ऑर्गेनिक में हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक की एक तो प्रोसेसिंग यूनिट
पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। किसानों को ही प्रोसेसिंग यूनिट के लिए उनको अनुदान या कुछ भी कोई जो गवर्नमेंट का समाधान हो वो करे। एक इस पे फार्म पॉइंट पे ध्यान दे, किसानों को फार्म पॉइंट की जो गहराई होती है वो थोड़ा उसकी गहराई पे भी अनुदान बढ़ाए। उस पर गवर्नमेंट 3 मीटर पे ध्यान दे रही है। 3 मीटर से थोड़ा गहरा किसान की ज़मीन भी नहीं रुझ पाएगी और गहरी भी हो पाएगी, इसलिए ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इस पे। बजट में उम्मीद यही है, एक तो फार्म पॉइंट पे ध्यान दे, एक प्रोसेसिंग यूनिट की बढ़ाई जाए और किसान को ऑर्गेनिक बेचने के लिए मॉल खोला जाए उसमें, ताकि किसान बेच सके, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो बेचने में सक्षम हो। आम बजट की कृषि अपेक्षाओं पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और इस वक्त हमारे साथ है एक और प्रगतिशील किसान जीवन राम जी। जीवन राम जी वो लाभार्थी किसान है जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि मिल रही है। जीवन राम जी क्या चाहते हैं इस बजट में कि किस तरह से इसका दायरा बढ़े, ये राशि दुगुनी हो जाए और बढ़े ताकि आपके खेती किसानी के काम आराम से हो सके। तो आप इस बजट में सरकार से क्या चाहते हैं? किसान सम्मान निधि योजना से जो पैसे हम किसानों को मिल रहे हैं भारत सरकार के अंदर से, वो 2000 रुपये मेरे को भी मिल रहे हैं और अच्छी योजना है। इस योजना से किसानों का काफ़ी कुछ भला हो रहा है और मेरा ये विशेष कहना है कि खाद बीज लाने में अच्छी मदद हो रही है, लेकिन और बढ़ाया जाए इसमें ताकि हम अच्छी तरीके से खाद बीज ले सकें। ये साल भर में 12,000 होना ही चाहिए। तो मेरा तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि ये जो यूरिया खाद से सारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, इसलिए जो भी फैक्ट्री वाले या अन्य जो उत्पादन करते हैं जैविक खाद, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि ये ज़मीनें वापस सही हो जाएं और यूरिया का जो प्रचलन चल रहा है वो कम हो जाए। क्यों यूरिया से आम आदमी को और जनता को खाने से जो अन्न उत्पादन होता है वो ख़राब होता है। अपने यहाँ डेयरी फार्म पे काम कर रहा हूँ और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेयरी फार्म के अंदर रुख कर रहे हैं और किसानों से सबका देसी ब्रीड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और जहाँ तक अपने राजस्थान में 4-5 ब्रीड देसी ऐसी है जो ज़्यादा मिल्क में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रभावित करने का प्रयास करें और ज़्यादा गिर ब्रीड पे ज़्यादा फोकस करें। और हम इनका है सरकार का है कि भाई ज़्यादा जो डेयरी टेक्निक पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हम युवा का पूरा प्रोत्साहन डेयरी पे जाए तो हमारी इनकम भी बढ़े और डेयरी टेक्नीशियन है उसको हम बढ़ावा कर सके। और सरकार से ये भी है कि सेक्स सॉल्टेड सीमन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान करे जाए तो ताकि हम उन्नत नस्ल का संवर्धन कर सके, हमारा गौ संवर्धन का काम भी हो सके, नस्ल भी सुधर सके और किसानों की आय भी दोगुनी हो। तो इसके लिए हमारा ये है कि प्रयास सेक्स सॉल्टेड सीमन का ज़्यादा प्रोत्साहन करें और इसके अंदर हम देसी ब्रीड को ज़्यादा बढ़ाने की वो कर रहे हैं और धीरे धीरे कृषि के ज़्यादा अपने गौ पालन में इनमें ज़्यादा वो आयाम स्थापित हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी टेक्निकल बढ़े। हमारे बुजुर्गों से ये गाय भैंस बकरी और भेड़ पे काम करते आ रहे हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ और अभी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक तो भेड़ के ऊपर लोन सिस्टम नहीं दे रहा भेड़ों पे और इनकी जो भेड़ों पे इसका बीमा नहीं बनाया जा रहा है। अगर भारत सरकार या राजस्थान सरकार जो भी कोई भी कंपनी इस पे जीवन इसका बीमा बनाया जाए और इस पे कुछ सब्सिडियाँ दी जावे बकरी पे और भेड़ पे, इन पे तो काफ़ी कुछ मवेशी वालों को अच्छा लाभ हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई बीमारियां ऐसी आ जाती है तो भेड़ें 150 एक साथ ही मर जाती है। अगर वो मर जाने के बाद में किसान भी मर गया ऐसा मानो, क्योंकि उस भेड़ वाले के पास क्या बचा, फिर पालन पोषण पढ़ाई लिखाई बच्चों का और घर परिवार का सबका लालन पालन उसी से होता है। उस पर सब्सिडी और उसका बीमा होना चाहिए ताकि उसको कुछ राहत मिले। मेरा ये सोच है कि केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार इस पर विचार करे और उसको अच्छा लाभान्वित करे। और बकरी वाले को भी गोट्स पर उस पर वो दे रहे हैं, लेकिन छोटे जो किसान है, गाँव के ग्रामीण के किसान है, वो इतना बड़ा गोट फार्म नहीं कर पाते हैं। वो 10, 20, 25, 30, 40 जो बकरियां रखते हैं उस पर ही विचार करके उनको कैसे तैसे भी लाभान्वित किया जाए। ये हमारे बुजुर्गों सदियों से काम चला रहा है, लेकिन हम पीछे हैं। इसी कारण से पीछे हैं कि अधिकतर अनपढ़ होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा नहीं होने से
हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से सब्सिडी मिलेगी, कहाँ से इसका क्या होगा और इसका सुचारू रूप से हम कैसे कर पाएँ, ये हमको कतई ऐसा अनुभव नहीं है। अब लगभग जैसे आसपास में ये किसानों का ये फार्म, गाय फार्म जैसे हमारे जी ने यहाँ लगाया, हम आसपास के किसान यहाँ आते हैं, कई बार यहाँ मीटिंगें होती है, उस मीटिंगों में हमको काफ़ी कुछ सीखना मिल रहा है। इसी वजह से हम अब जागरूक हो रहे हैं कि हमारी मवेशियाँ जैसे भेड़ हमारे पास है, उस भेड़ का बीमा बनना चाहिए और उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। कारण क्या है कि वो काफ़ी भेड़ें कई बार ऐसी जाड़े जैसे सर्दियों में मर जाती हैं, तो मर जाती है तो उसका परिवार मर गया, ऐसा मानो कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ उससे करना पड़ता है। और ऊँट हम रखते हैं, अब वो कैमल जो ऊँट हम रखते हैं, अब ऊँट सदियों से रखते आ रहे हैं और राज्य पशु उसको बना भी दिया, ठीक है, लेकिन इसका दूध की कहीं डेयरियाँ नहीं, इसकी अलग से प्रोजेक्ट कोई ऐसा बने इसके दूध से, ताकि हमको पैसे सेल हो सके, मिल सके, हमारा लालन पालन चल सके। और तहसील वाई या पंचायत वाई कहीं इनकी डेयरियाँ लगा दी जाए ताकि इसका दूध देने की हमारे को सुविधा हो सके। एमएसपी का जो निर्धारण होता है उसके अंदर मूल्य का निर्धारण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हम लोग उसमें एमएसपी के निर्धारण में मेंबर हैं, तो उसमें देखते हैं कि कई प्रकार की, जैसे बीज का जो मूल्य है वो अलग जगह अलग अलग प्रकार का है। जैसे एमएसपी के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से जो मूल्य निर्धारण के लिए बाजरे की जो रेट जो निर्धारण करते हैं बीज की, वो 70 रुपये से लेकर 140 रुपये है, जबकि मार्केट में 750 रुपये तक बाजरा मिलता है। तो उसका निर्धारण सही तरीके से किया जाना चाहिए एमएसपी का, और इससे किसानों को फ़ायदा होगा और बहुत सारी फसलों को इसमें ऐड भी करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर जीरा है, इसबगोल है, अरंडी है, तिल है, इनको भी इसके ऊपर एमएसपी के ऊपर निर्धारण करना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। साथ ही मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, इस वजह से हमारे यहाँ पर फार्म पॉन्ड का जो टारगेट दिया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ ही प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जिसमें पॉली हाउस है, नेट हाउस है, इसके ऊपर भी टारगेट बढ़ाए जाए, जिससे यहाँ के किसान अच्छी खेती कर सके और अपना मुनाफा कमा सके। तो हमने कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से किसानों ने अपनी उम्मीदें जाहिर की केंद्रीय बजट 2025 को लेकर। किसी ने कहा कि एग्रो टूरिज्म एक बहुत बड़ा लाभकारी क्षेत्र हो सकता है राजस्थान की कृषि में, तो किसी ने कहा गौ संवर्धन के लिए बहुत कुछ योजनाओं की उम्मीद वो कर रही हैं। किसी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ उम्मीदें हैं, तो किसी ने कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इनोवेशन और कृषि के संरक्षण और विकास के लिए बहुत कुछ उम्मीदें कर रहे हैं। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो कृषि मंत्रालय को बजट दिया जाएगा उसमें भी कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते हैं कल के बजट में किस तरह से भारत सरकार कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए आगे आती है, और खासकर जो किसानों की उम्मीदें हैं कि भारत का ये बजट जो है परिवर्तनशील होगा, प्रगतिशील होगा, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।